Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss traumatic brain injury TBI. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, जो उसकी 5 मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास फोकल, काउंटरकोप, इस्केमिक, हेमोरेजिक डिफरेंट टाइप्स आती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं उनको देखेंगे। डिफरेंट स्केल्स हैं जो कि मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि कितना जो है वो जो डिसेबिलिटी है या कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं पेशेंट में टीबीआई के बाद, तो वो 3-4 डिफरेंट स्केल्स को स्टडी करेंगे। फिर हम कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे एंड उनकी मैनेजमेंट को देखेंगे कि किस तरह टीबीआई के पेशेंट को मैनेज करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस देख लेते हैं शुरू करने से पहले। ओढ़ने पहनने की सुन्नतें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास जब पहनते थे तो वो राइट साइड से शुरू करते थे पहनना। सेकंड, जब वो जूता पहनते थे तब भी वो राइट साइड से शुरू करते थे। तो कोई भी काम है तो राइट साइड से शुरू करना, जैसे जूता पहनना, कपड़े पहनना, कंघा करना, राइट साइड की तरफ से शुरू करना, तो ये सुन्नत है, तो हमें इसको करना चाहिए। और जब उतारने की बारी आई तो उल्टी तरफ से उतारना, जैसे वो जूता है वो भी पहला उल्टा उतारना और फिर सीधे जूते को उतारना। तो हमें ये काम करने तो होते ही हैं, जूता हमें पहनना भी होता है, उतारना भी होता है, लेकिन अगर हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। तो हमें इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। और जब नया लिबास पहने तो उसकी दुआ भी हमें पढ़नी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें वो लिबास दिया या वो चीज़ दी। और ममानत क्या है कि क्या नहीं करना चाहिए। एक जूता पहनकर कभी ना चलो, या तो दोनों जूते पहनो या दोनों उतार दो। तो ये सही बुखारी के अंदर हदीस है। तो अब हम जो है वो शुरू करते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी कि हम उन इंजरीज़ की बात करेंगे ब्रेन के अंदर जो कि किसी ट्रॉमा की वजह से आई हैं। Traumatic brain injury is a disruption in the normal function of the brain that can be caused by a blow, bump or jolt to the head. अब जो हमारे पास ब्रेन इंजरीज़ आती हैं जो कि ट्रॉमा किसी एक्सीडेंट की वजह से आती हैं, तो वो लाजमी नहीं कि वो बहुत ही बड़ी हों, कुछ हो सकता है बहुत ही थोड़ी सी हों, जैसे माइल्ड टीबीआई हो, जैसे हल्का सा जोल्ट आ गया है या बम्प आ गया है। कुछ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा वायलेंटली हिटिंग की वजह से हुई हों, या कोई ऐसी हुई हों कि बिल्कुल ही स्कल जो है वो पेनिट्रेट हो गया है ब्रेन के अंदर जाके, हमारे बोन जो थी ब्रेन की वो हमारे ब्रेन के टिश्यू के अंदर चली गई है। तो बहुत स्वेयर इंजरी भी हो सकती है। तो माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर तीनों तरह की ब्रेन इंजरीज़ जो है वो हो सकती हैं। नॉर्मल जो ब्रेन का फंक्शन है जब वो डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू एनी ट्रॉमा, तो हम उसको कहेंगे टीबीआई। अब टीबीआई होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। लॉस ऑफ और डिक्रीज्ड कॉन्शियसनेस, क्योंकि ब्रेन है तो ब्रेन की वजह से हमारी कॉन्शियसनेस में डिक्रीज़ आ सकता है, हमें मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, यानी कि फोकल का मतलब क्या है, जो साइट का डैमेज हुआ होगा ब्रेन, उस साइट का ब्रेन जो कंट्रोल करता होगा चीज़ों को, वो वाली चीज़ें हमारी लॉस हो जाएंगी। मेंटल स्टेटस, ओरिएंटेशन वगैरह हमारी जो है वो लॉस हो जाएगी। तो कंकशन को पहले हम स्टडी करते हैं। कंकशन क्या होती है? माइल्ड ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी कि अगर ब्रेन को ट्रॉमा हुआ है और बहुत ही थोड़ा सा ट्रॉमा हुआ है, यानी बिल्कुल हल्का सा हमारा जो सर है जैसे दीवार में लग जाता है कभी, तो हल्का सा सर के अंदर कोई चीज़ लगी है, तो उसको हम कहते हैं कंकशन। उसमें क्या होगा, बहुत बड़े बड़े हमारे पास कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे, हल्का सा हो सकता है हेडेक हो जाए, पेन हो हमारे सर के अंदर, तो ये वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा हो सकता है चक्कर आ जाए, डिजीनेस हो, तो इसको हम कहते हैं माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, उसे हम कहते हैं कंकशन। सिम्टम्स ऑफ टीबीआई कैन बी माइल्ड, जैसे कि हमने बात की, माइल्ड भी हो सकते हैं जैसे कंकशन, मॉडरेट भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्वेयर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू द ब्रेन, कि कितना ब्रेन के पार्ट को जो है वो डैमेज आया है। माइल्ड अगर केसेस हैं तो माइल्ड टीबीआई में क्या होगा कि मेंटल स्टेटस और कॉन्शियसनेस थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन अगर स्वेयर हमारे पास टीबीआई है तो हो सकता है एक्सटेंडेड पीरियड
के लिए हम अनकॉन्शियस हो जाएं, कोमा में चले जाएं और इवेंट डेथ भी हो सकती है। अब हम अगर मैकेनिज़्म की बात करें कि क्या होता है जिसकी वजह से टीबीआई हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे कॉजेज़ आते हैं जिसकी वजह से टीबीआई हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकती है, डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि हमारे सर के ऊपर डायरेक्ट कोई चीज़ पेनिट्रेट की है उसकी वजह से हो सकता है। रैपिड एसेलरेशन और डी एसेलरेशन फोर्सेस की वजह से, जैसे गाड़ी है और उसका एक्सीडेंट हुआ है तो एकदम पेशेंट जो बंदा होता है वो क्या होता है आगे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है, तो आगे भी इंजरी होती है, ब्रेन के पीछे भी, जिसे हम काउंटर कूप कहते हैं। तो काउंटर कूप की कॉज क्या होती है? एसेलरेशन एंड डी एसेलरेशन फोर्सेस। कोई जो है वो एक्सप्लोजन हो सकता है कि बहुत ही ब्रेन के ऊपर सब कुछ ही ख़त्म हो जाए। तो डिफरेंट कॉजेज़ हैं टीबीआई के। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इसको डिवाइड करते हैं टीबीआई को दो टाइप्स में, प्राइमरी इंजरी एंड सेकेंडरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी क्या होता है? वो ब्रेन की इंजरी जो कि डायरेक्ट ब्रेन को हिट करने की वजह से, डायरेक्ट ब्रेन के पैरेन्काइमा को हिट करने की वजह से होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी इंजरी। सेकेंडरी इंजरी क्या होता है कि कोई ब्रेन को हिट नहीं हुआ लेकिन ब्रेन के अंदर कोई ऐसी जो है वो कोई बीमारी थी, कोई डिजीज़ थी अदर देन कोई ट्रॉमा जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की इंजरी हुई है, तो हम उसको कहेंगे सेकेंडरी इंजरी। जैसे हमारी ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया हो गया है, एडिमा हो गया है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है, तो इन चीज़ों की वजह से जो हमारे ब्रेन के ऊपर प्रेशर आएगा, जो बायोकेमिकल चेंजेस होंगी ब्रेन के अंदर, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो इस्कीमिया होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी इंजरी के अंदर आती हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें ब्रेन इंजरी की, तो हमारे पास 5 टाइप्स हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फोकल इंजरी। फोकल इंजरी में क्या होगा? ये लोकलाइज्ड होती है, पूरे ब्रेन को नहीं, सिर्फ एक जगह पे क्या है कि चीज़ आके लगी है कोई भी चीज़, तो वो जो साइट होगी, साइट ऑफ इम्पैक्ट, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? वहाँ पे डैमेज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीमाटोमा यानी कि ब्रेन ऑक्यूमुलेशन हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, ब्रेन की स्वेलिंग हो सकती है, कॉन्ट्यूजन्स हो सकते हैं और लेसरेशन हो सकती है, ब्रेन जो है वो बिल्कुल वो हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये चारों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं और इनमें से कोई एक चीज़, दो चीज़ भी हो सकती है इस जगह पे, साइड ऑफ इम्पैक्ट की जगह पे, तो इसे हम कहेंगे फोकल इंजरी। और इसमें फिर वही सिम्टम्स आएंगे जिस पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो डैमेज हुआ। अगर फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन पे लगा है तो जो फ्रंटल जो हमारा लोब था, वो जो चीज़ें कंट्रोल करता है, उन सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगी। सेकेंड इज़ काउंटर कूप इंजरी। इसमें क्या होता है? कूप, काउंटर कूप। अच्छा, कूप ये होता है कि एसेलरेट हुआ हमारा, आगे जाके जो है वो सर लगा, तो आगे हमारे पास क्या आएगी? आगे इंजरी हो जाएगी, इसे कहते हैं कूप। और जब ब्रेन खुद ब खुद पीछे की तरफ जाके लगेगा तो उसको कहते हैं काउंटर कूप, पीछे भी इंजरी हो जाएगी। तो ये बाउंस बैक होने की वजह से इंजरी होती है, जिस जगह पे इंजरी होगी उसी जगह के सिम्टम्स हमें जो हैं वो मिलेंगे बॉडी के अंदर। थर्ड इज़ डिफ्यूज्ड एक्सोनल इंजरी। डिफ्यूज्ड एक्सोनल इंजरी क्या होता है कि जो एक्सॉन्स होते हैं उनका फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाए या ग्रेजुअली जो एक्सॉन्स है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएं, तो हम इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड एक्सोनल इंजरी। जिसकी वजह से क्या होता है? एक ब्रेक हो जाता है सिग्नल्स का, जो सिग्नल्स ऊपर जाने हैं या जो सिग्नल वापस आने हैं, वो फिर जो एक पाथवे है कम्युनिकेशन का, वो हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्वेयर भी हो सकती है डिफ्यूज्ड एक्सोनल इंजरी, इवन पेशेंट कोमा के अंदर जा सकता है। अब इस डिफ्यूज्ड एक्सोनल इंजरी की 3 तरह की डिफरेंट कॉज हो सकती है। टेंशन फोर्सेस हो सकती हैं कि ऊपर और नीचे की तरफ स्ट्रेच हुई है हमारा एक्सोन। रोटेशनल फोर्सेस हो सकती हैं कि ट्विस्ट हो गया है एक्सोन, उसकी वजह से आई है। या शेयरिंग फोर्सेस हो सकती हैं कि आगे और पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्सेस लगी हैं। फोर्थ इज़ हाइपोक्सिक इस्कीमिक। इसमें क्या होगा कि ब्रेन का इस्कीमिया हो जाएगा, यानी जो ब्रेन है उसको जो ब्लड सप्लाई था वो नहीं मिला, उसको अपना न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो वो अपना काम करना जो है वो छोड़ देगा। तो इसे कहते हैं हाइपोक्सिया इस्कीमिक इंजरी, यानी कि ड्यू टू द ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा जो ब्रेन के अंदर हुआ है इस्कीमिया, उसको हम कहेंगे हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी। ये क्यों हुआ है? ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन।
और ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि अगर कोई टीबीआई हुआ है तो हमें फ़ौरन देखना चाहिए कुछ डेज़ के अंदर कि कहीं पेशेंट को ये डेवलप तो नहीं हो रहा, क्योंकि फ़र्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर ये डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आए और हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी पेशेंट को हो जाए, यानी कि उसको ट्रॉमा तो हुआ ही हुआ, उसके बाद ये भी हो सकता है। नाउ दीज आर द सिम्टम्स जो कि पेशेंट को आ सकते हैं। वास्ट एक पूरी लिस्ट है जो कि आ सकते हैं, क्योंकि ब्रेन जो जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जहाँ जहाँ मसला हुआ है तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। वॉमिटिंग, हेडेक, कन्फ्यूजन, पैरालिसिस, कॉमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स, फेशियल ड्रूपिंग, ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल में मसला होगा, सब चीज़ें हो सकती हैं। विजुअल, हेयरिंग। अब अगर हम पर्टिकुलरली बात करें न्यूरोमस्कुलर की, कॉग्निटिव की, न्यूरो बिहेवियरल की, तो हम उसको एक एक करके स्टडी करते हैं कि क्या क्या जो है वो कॉमनली पेशेंट को इम्पेयरमेंट्स हो रही होती हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर यानी कि ब्रेन और मसल्स। तो इसमें कॉमनली हमारे पास क्या होती है, पैरालिसिस होगी। जो टोन है, क्योंकि हमारा जो न्यूरो नर्वस सिस्टम है वो हमारे मसल्स की टोन को कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रेन में कोई मसला होगा तो हमारी टोन भी ख़राब हो जाएगी, मोटर फंक्शन में, पोस्चर में जो है वो चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले है न्यूरो मस्कुलर इम्पेयरमेंट्स। इसमें क्या होगा, वही चीज़ पैरालिसिस हो जाएगी, हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, जो पोस्चर है, जो टोन है वो चेंज हो जाएगा, जो गेट है हमारे पास वो चेंज हो जाएगा। अगर हम टोन की बात करें तो हमारे पास इस तरीके से दो हमारे पास जो है वो अबनॉर्मल टोन होने की वजह से दो पोस्चर्स बन जाते हैं। एक है डी कॉर्टिकेट। डी कॉर्टिकेट में क्या है कि अपर लिम्ब फ्लेक्स है और लोअर लिम्ब एक्सटेंडेड है। तो ये कब बनेगा, जब जो है वो हमारा लीजन अबव टू द ब्रेन स्टेम होगा। ब्रेन स्टेम से ऊपर अगर हमारे पास कोई टीबीआई हुआ है तो हमारे पास डी कॉर्टिकेट पोजीशनिंग होगी। और अगर जो है वो डी सेरिब्रेट कब होगा, अगर जो है वो लीजन ब्रेन स्टेम के अंदर है तो हमारे पास डी सेरिब्रेट रिजिडिटी आएगी कि अपर लिम्ब भी एक्सटेंडेड है एंड लोअर लिम्ब भी एक्सटेंडेड है। तो टोन की चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी रिजिड हो जाएगी, और रिजिडिटी दो तरीके में, दो पैटर्न में हो सकती है, डी कॉर्टिकेट एंड डी सेरिब्रेट। अब न्यूरो मस्कुलर हो गया। सेकंड इज़ कॉग्निटिव कि क्या क्या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स आ सकती हैं। तो पेशेंट बिल्कुल जो है वो कॉमा में जा सकता है, वेजिटेटिव स्टेट में, या मिनिमम जो है मिनिमली कॉन्शियसनेस स्टेट होगी, यानी जीसीएस उसका बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा। उसका कार्डियक, रेस्पिरेटरी सारे फंक्शंस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वेंटिलेटर पे पेशेंट चला जाएगा अगर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स आई हैं तो। थर्ड इज़ न्यूरो बिहेवियर कि हमारे बिहेवियर में क्या होगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, एजिटेटेड रहेगा, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, एपैथी हो जाएगा, यानी कि उसको कोई इमोशंस नहीं मतलब इमोशंस उसके अंदर से ख़त्म हो जाएंगे, और एग्रेसिव हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा। कम्युनिकेशन में मसला आएगा पेशेंट को कि वो सही से बात नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव एफेजिया हो जाएगा, यानी कि अगर ब्रोकास एंड वर्निकीज एरिया हमारे पास डैमेज हुआ है तो हमें बोलने में, स्पीच में मसला होगा, ना हम बात समझ पाएंगे पेशेंट की, पेशेंट ना बात समझ पाएगा, ना जवाब दे पाएगा, कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाएगा और बोल भी नहीं सकेगा। फिर है हमारे पास एक और कॉम्प्लिकेशन आती है, डिसऑटोनोमिया। डिसऑटोनोमिया क्या होता है कि जो पेशेंट का नर्वस सिस्टम होता है जो कि रेस्ट के अंदर हमारे पास काम करता है, रेस्ट के अंदर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, लेकिन इन पेशेंट में क्या होगा टीबीआई में कि इनका पैरासिम्पैथेटिक की जगह सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा रेस्ट के अंदर। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो हमारा रेस्ट का होता है, सिंपैथेटिक होता है फाइट एंड फ्लाइट का, लेकिन इनमें क्या होगा, रेस्ट के अंदर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता था, हार्ट रेट इंक्रीज़ करता था, रेस्पिरेटरी इंक्रीज़ करता था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता था, स्वेटिंग इंक्रीज़ करता था। ये सब वो कब करता था, जब फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स उसको देना था किसी एमरजेंसी में। लेकिन अब
पेशेंट के अंदर डिसऑटोनोमिया में क्या मसला होगा कि उसका ये सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ रेस्ट के अंदर होना शुरू हो जाएंगी, कि वो बैठे बैठे उसको बहुत ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। थोड़ा सा भी कोई उसको एनॉक्शियस स्टिमुलाई उसको मिली है, जैसे उसको हल्का सा हाथ लगाया, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा कि उसको लगेगा जैसे बहुत ही कोई बड़ा उसको पेन और वो दिया जा रहा है, या हल्का सा भी कोई इसको स्टिमुलाई दिया तो उसका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसका इवन डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बिटवीन 12% to 15% ऑफ पीपल विद स्वेयर TBI डेवलप पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स, यानी कि पेशेंट TBI के बाद सीजर्स उसको होना शुरू हो जाएंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर हम फिनाटोइन, जो कि एक एंटी कन्वल्सिव ड्रग है, वो देंगे पेशेंट को। और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे DVT फॉर्म हो सकता है ड्यू टू बेड रिटर्न। पेशेंट्स के अंदर प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस बन सकते हैं, मसल एट्रोफी हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, क्रॉनिक पेन्स हो सकती हैं, निमोनिया हो सकता है उसको। तो डिफरेंट हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब अगर हम स्केल्स की बात करें तो हमारे पास स्केल्स होते हैं डिफरेंट, देखने के लिए कि पेशेंट आफ्टर TBI किस स्टेट के अंदर है। तो एक एक स्केल को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ग्लासगो कॉमा स्केल। ग्लासगो कॉमा स्केल के अंदर हमारे पास टोटल स्कोरिंग होती है 15। इसमें हम डिवाइड कर देते हैं आई ओपनिंग में, मोटर रिस्पॉन्स और वर्बल में। सबसे ज़्यादा हमारे पास स्कोर होते हैं 6 मोटर का, देन 5 वर्बल का एंड 4 आई ओपनिंग का। पेशेंट के पास हम जाएंगे GCS चेक करने के लिए। अगर हम उसके पास गए, स्पॉन्टेनियसली उसने आंखें खोल ली तो उसका स्कोर 4 है। अगर उसकी आंखें बंद है, हमने बोला उसको स्पीच, मतलब स्पीच यानी कि हमने उसको बोला फिर उसने खोली तो 3 हो गया। हम उसके पास गए, हमने उसको बोला, हिलाया, उसका नाम लिया, उसने आंखें नहीं खोली, हमने उसको कोई पेन दिया, प्रिक किया, फिर उसने खोली तो ग्रेड 2 है। नो रिस्पॉन्स, अगर हमने सब कुछ करके देख लिया, नहीं हो रहा, पेशेंट आई नहीं खोल रहा, तो 1 होगा इसका रिस्पॉन्स। GCS का मिनिमम स्कोर 3 होता है और मैक्सिमम 15 होता है। तो ये हमारे पास आई ओपनिंग का हो गया। देन मोटर रिस्पॉन्स में क्या है, हमारे वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, 6 हो गया। ये 5 क्या है कि लोकलाइज्ड है, क्या हमने उसको कोई पेन दिया है या कुछ दिया है तो वो एक ही लोकलाइज्ड होके मूवमेंट कर रहे हैं, दिस इज़ 5। 4 इज़ वो विड्रॉ कर लेगा अपने कोई भी चीज़, हैंड्स या जो भी, वो 4 होगा। थर्ड इज़ एबनॉर्मल फ्लेक्शन करना शुरू कर देगा। 2 इज़ एक्सटेंशन रिस्पॉन्स देगा एंड 1 इज़ नो रिस्पॉन्स। वर्बल में क्या होगा कि फुली ओरिएंटेड है, हम उससे बात कर रहे हैं तो वो फुली जो है वो हमें जवाब दे रहा है, दिस इज़ 5। कन्फ्यूज्ड कन्वर्जेशन क्या है कि हम उसको जब बात कर रहे हैं तो वो कन्फ्यूज़ है, हमारा जवाब तो दे रहा है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन के साथ, दिस इज़ 4। थर्ड क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, वो बोल तो रहा है, कंप्लीट वर्ड्स बोल रहा है लेकिन हमें उसके वर्ड्स समझ नहीं आ रहे होते, उसके सेंटेंसेस समझ नहीं आ रहे होते, दिस इज़ ग्रेड 3। ग्रेड 2 में क्या होगा, इनकम्प्रहेंसिबल साउंड्स निकाल रहा होगा, वो डिफरेंट आवाज़ें मुंह से निकाल रहा होगा लेकिन सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा होगा या कोई वर्ड नहीं बना पा रहा होगा, दिस इज़ ग्रेड 2। एंड ग्रेड 1 इज़ नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो दिस इज़ ग्लासगो कॉमा स्केल। कॉमाटोज पर पेशेंट के लिए और जिनका कॉन्शियस लेवल लो होता है उसमें होता है, उसमें हम देखते हैं ये। नेक्स्ट इज़ ग्लासगो आउटकम स्केल। आउटकम स्केल हम देखेंगे पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस मेजर करने के लिए कि पेशेंट कितना जो है वो फंक्शनली ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास गुड रिकवरी, यानी TBI के बाद उसको जो है वो रिटर्न कर चुका है वो ओरिजिनल फंक्शनल लेवल पे और अपना काम करना शुरू हो गया है और कोई उसको डिफेक्ट नहीं आया, नो डेफिसिट। तो ये है गुड रिकवरी स्केल 1। स्केल 2 क्या है, स्कोर 2 है मॉडरेट डिसेबिलिटी, यानी कि TBI के बाद जब वो रिकवर हुआ है उसका जो फंक्शनल स्टेटस है वो मॉडरेट डिसेबिलिटी के ऊपर रहा है, यानी कि माइनर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स उसके बाकी रह गए हैं लेकिन वो डिफेक्ट्स उसकी डेली फंक्शनिंग के अंदर कोई वो नहीं कर रहे, इंटरफेयर नहीं कर रहे।
थर्ड इज स्वेयर डिसेबिलिटी, कि इतने सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो गए हैं कि वो डेली लाइफ के अंदर उसको हिंडर कर रहे हैं और प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो अपना काम आसानी से कर सके। फोर्थ है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी कि वो कॉमा के अंदर चला गया है, बहुत ज़्यादा स्वेयर डिफेक्ट्स उसके अंदर डेफिसिट बाकी रहे हैं, टोटली वो डिपेंडेंट हो गया है। इसमें है माइनर, इसमें है सिग्निफिकेंट और इसमें है स्वेयर डेफिसिट। एंड फिफ्थ इज डेथ, डेथ हो गई है पेशेंट की, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्केल इज रेंचो लॉस एमिग्लॉस लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, LOCF। तो ये जो हमारे पास स्केल है, इसके हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले है नो रिस्पॉन्स, यानी कि पेशेंट डीप स्लीप में है, आवाज़ दी, स्टिमुलाई दिया, पेन दिया, लेकिन वो नहीं आंखें खोल रहा, नहीं जवाब दे रहा, नो रिस्पॉन्स। नंबर 1 इज़ नो रिस्पॉन्स। नंबर 2 इज़ जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स, हमने जो है उसके पास गए हैं तो उसने एक बहुत ही अनपर्पसिव, ना हमने उसको करने के लिए कहा था, अनपर्पसिव और नॉन स्पेसिफिक अजीब तरीके से उसने कोई रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज़ जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स। थर्ड इज़ लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स, कि उसने स्पेसिफिकली रिएक्ट किया है लेकिन वो भी कोई पर्पसफुल नहीं था। लोकलाइज्ड तो है, एक जगह का रिस्पॉन्स है, फुल बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन वो भी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जो है वो पर्पसफुल नहीं है। सिंपल कमांड्स हो सकता है वो फॉलो कर ले, जैसे हम उससे कहें कि क्लोज करो आइज तो वो क्लोज कर ले, स्क्वीज़ करने को कहें तो वो जो है वो हैंड की स्क्वीज़ करने को हम उसको हैंड कहें तो वो कर ले, लेकिन उसका जो मैनर होगा वो क्या होगा, डिलेड होगा, थोड़ा सा डिलेड, आहिस्ता आहिस्ता हमारी कमांड्स, सिंपल कमांड्स बिल्कुल जो सिंपल होंगी उसको फॉलो कर लेगा। वो लोकलाइज्ड में क्या है कि वो सिंपल कमांड्स फॉलो कर लेगा। फोर्थ इज़ कन्फ्यूज्ड एजिटेटेड स्टेट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बिजारी, यानी कि बिल्कुल जैसे पेशेंट बिजार हुए हुए होते हैं वैसा उसका जो है वो नॉन पर्पसफुल जो है वो बिहेवियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज़ कन्फ्यूज्ड इनअप्रोप्रिएट, यानी कि जब हम उसको सिंपल कमांड्स कहेंगे तो वो फॉलो कर लेगा लेकिन कंफ्यूज्ड होगा, और अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स कमांड्स फॉलो करने के लिए कहेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। सिक्स इज़ कन्फ्यूज्ड अप्रोप्रिएट, कि जो हमने उसको कहा उसने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो किया, उसने वो कर लिया, लेकिन वो फिर भी क्या है, कंफ्यूज्ड है। अप्रोप्रिएट तो है लेकिन कंफ्यूज्ड है। सेवंथ इज़ ऑटोमेटिक अप्रोप्रिएट। ऑटोमेटिक अप्रोप्रिएट में क्या है, उसने किया तो वो ठीक चीज़ सही है, लेकिन वो ऑटोमेटिक बिहेवियर से रेगुलरली जैसे करता है वैसे कर रहा है। जैसे अब पेशेंट है, हॉस्पिटल के अंदर रहने की वजह से उसको पता चल गया है कि किस तरह मुझे कहाँ से जाना है, वॉशरूम के लिए क्या करना है, तो वो अपनी नॉर्मल डेली रूटीन को करेगा ऑटोमेटिक वे के अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक वे के अंदर अप्रोप्रिएट चीज़ें कर रहा होगा डेली रूटीन की, तो उसको हम कहेंगे कि ये ग्रेड 7 है। ग्रेड 8 कब होगा कि पेशेंट फुल पर्पसफुल अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देगा, यानी कि जो भी वो काम कर रहा होगा उसके बारे में वेल अवेयर होगा, वो अपनी न्यू मेमोरी फॉर्म कर रहा होगा, जजमेंटल और रीजनिंग सब कुछ उसकी जो है वो सही है, न्यू मेमोरीज फॉल करेगा, लर्न करेगा डिफरेंट चीज़ों को, तो दिस इज़ पर्पसफुल अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट स्केल इज़ गैल्वेस्टन ओरिएंटेशन एंड एमनीजिया स्केल, गोट। इसमें क्या है, हम उसकी मेमोरी चेक करेंगे, एमनीजिया यानी कि मेमोरी को चेक करेंगे कि उसकी मेमोरी कितनी अच्छी है। इसके लिए हम डिफरेंट उससे सवाल पूछेंगे, व्हाट इज़ योर नेम, व्हेन वर यू बॉर्न, आप कब पैदा हुए थे, आप कहाँ पैदा हुए थे, किस सिटी में पैदा हुए थे, किस बिल्डिंग में पैदा हुए थे, अभी आप कहाँ हो, किस सिटी में हो मौजूद। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये हम उससे जो है वो पेशेंट से पूछेंगे, और अगर पेशेंट ने सबका सही जवाब दिया 76 to 100 हम कहेंगे नॉर्मल है, 66 to 75 बॉर्डर लाइन पे है, और लेस देन 66 का मतलब है कि पेशेंट इम्पेयर्ड है उसका मेमोरी।
फिर है हमारे पास केयर की। अगर हम बात करें कॉन्टीन्यूम ऑफ केयर कि किस तरह हम उस पेशेंट को रिकवर करेंगे या उसको जो है वो देंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारी टीम का पूरा रोल है। स्पीच, ऑक्यूपेशन, रिहैबिलिटेशन, फैमिली, पेशेंट सब मिलके जो है वो काम करेंगे, तब जाके बेहतरी आएगी उसकी हेल्थ के अंदर। तो फ़िज़िकल थेरेपी एग्ज़ामिनेशन एंड इंटरवेंशन के अंदर फ़िज़िकल थेरेपी जब हम उसको मैनेजमेंट दे रहे होंगे तो हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स की उसको वो देंगे, मैनेजमेंट देंगे। पहले हम उसको अर्ली मैनेजमेंट कराएंगे, फिर हम उसकी एक्टिव रिहैबिलिटेशन कराएंगे। एग्ज़ामिनेशन हम उसकी कर लेंगे उसको कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से पहले, ताकि हम डिफरेंस देख सकें कि पहले कैसा था वो और बाद में कैसा हुआ। तो हम उसकी सेंसरी मोटर रेंजेस और उसकी डिफरेंट कॉग्निशन, जीसीएस वगैरह सब जो है वो देख लेंगे, एग्ज़ामिन कर लेंगे। ओके, इंटरवेंशंस एंड एक्यूट स्टेज। इंटरवेंशंस एंड एक्यूट स्टेज में क्या है कि प्रिवेंटिंग सेकेंडरी इम्पेयरमेंट्स, यानी कि हम एक्यूट स्टेज के अंदर प्रिवेंट करेंगे कि उसकी मज़ीद चीज़ें जो है वो सेकेंडरी इम्पेयरमेंट्स ना आए, मज़ीद चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो। हम देखेंगे कि उसके कोई कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, उसका न्यूमोनिया ना हो, डीवीटी ना हो। तो अर्ली मोबिलाइजेशन कराएंगे ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें इन एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज के अंदर हम उसकी पोजीशनिंग करते रहेंगे कि उसके बेड सोर्स ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग कराएंगे, उसकी लोकोमोटर ट्रेनिंग कराएंगे, एरोबिक एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराएंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराएंगे। लोकोमोटर ट्रेनिंग के अंदर डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स होते हैं। पहले तो हम उसकी अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, प्रोन ऑन एल्बो करेंगे, उसको क्वाड्रपल पोजीशन बनाएंगे, ब्रिजिंग कराएंगे। फिर जब उसकी अपर बॉडी काबिल हो जाएगी बैठने के तो हम उसको सिटिंग कराएंगे, सिटिंग इम्प्रूव करेंगे, फिर नीलिंग कराएंगे, मॉडिफाइड प्लांटिग्रेड, फिर स्टैंडिंग के बाद फिर वॉकिंग, गेट पैटर्न वगैरह। तो इस तरीके से हम उसकी ब्रिजिंग कराएंगे, क्वाड्रपल्ड पोजीशन बनाएंगे, इस तरह नीलिंग कराएंगे, मॉडिफाइड प्लांटिग्रेड, और फिर जब खड़े होने के काबिल हो जाएगा उसको खड़ा करेंगे, उसकी जो है वो डिफरेंट गेट ट्रेनिंग कराएंगे। माइल्ड टीबीआई, अभी जो हम पीछे मैनेजमेंट देख रहे थे वो हम ऐसे पेशेंट की देख रहे थे जिसको मॉडरेट या स्वेयर टीबीआई हुआ है, कि वो बिल्कुल बेड रिटर्न हो गया है। तो कैसे हमने उसकी लोकोमोटर ट्रेनिंग करानी है, बैठना, लेटने में उसको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, फिर बैठने और फिर खड़े होने में। लेकिन जो माइल्ड टीबीआई है, जैसे कंकशन हल्का सा ही कुछ हुआ है, तो उसमें फिर बेड रिटर्न नहीं होगा पेशेंट। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा उसको जो है वो हमारे पास बैलेंस में मसला हो जाएगा, या थोड़ा सा अटेंशन में, पार्टिसिपेशन में मसला होगा। तो हम उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। माइल्ड टीबीआई में पेशेंट की एजुकेशन कराएंगे, वेस्टिब्यूलर बैलेंस में कोई फ़र्क है तो उसको देखेंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक हो गया उसको एड्रेस करेंगे, अटेंशन वगैरह उसकी मेंटेन करने की, और वो पार्टिसिपेट करे एक्सरसाइज में, ये देखेंगे। सो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।